ये कहानी है बिहार के बल्थी गांव की, जहां कमलेश नाम का एक लड़का रहता था। वो एक छोटे से ढाबे में रसोइया का काम करता था। कमलेश खाना बनाने में बहुत ही माहिर था, खासकर उसकी बनाई हुई मटन चावल। लोग उसे खाने के लिए दूर दूर से आते थे। धीरे धीरे ढाबा दिन पर दिन और ज्यादा चलने लगा, लेकिन उस ढाबे का मालिक धनराज था, जो बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसे पैसों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। एक दिन जब कमलेश दुकान में मटन चावल बना रहा था, उसके पास खड़ा धनराज मन ही मन सोच रहा था, अरे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस कमलेश को नौकरी से निकाल दूं। वैसे भी आजकल ये ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है, और ऊपर से मैंने इसकी तरह स्वादिष्ट मटन चावल बनाना भी सीख लिया है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं रही। हाँ, ये सही रहेगा। आज सारे ग्राहक जाने के बाद इसे आज ही के आज हटा दूंगा। शाम के वक्त सब ग्राहक वहां से चले जाते हैं। तभी धनराज कमलेश से कहने लगता है, अरे कमलेश, आज तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। अरे मालिक, बुरी खबर? ऐसा क्या हो गया मालिक? अरे कमलेश, वो मैं ये कह रहा था कि आज से तुम यहाँ काम करने मत आना। आज से तुम्हारी परमानेंट छुट्टी हो गई। घर जाकर राम से मौज कर। अरे मालिक, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो गया मालिक कि आपको मेरी जरूरत नहीं होगी? और ऊपर से मेरे ऊपर ना कोई शिकायत आई है, ना मैंने कभी कोई गलती की है। मैंने तो हमेशा इस ढाबे को अपना समझकर काम किया है, दिन रात मेहनत की है। फिर भी आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप बताइए, मैं उसे सुधार लूंगा। लेकिन ऐसे अचानक से नौकरी से मत निकालिए। मेरा घर परिवार भी इसी पर चलता है। चुप कर कमलेश, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये फालतू का नाटक। मैंने जो फैसला लिया है वो अंतिम है, और मुझे किसी भी तरह की सफाई या बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम आजकल ज्यादा पैसे मांगने लगे हो, और मुझे ऐसे लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और सच कहूं तो अब मैं खुद तुम्हारी तरह मटन चावल बनाना सीख चुका हूं, इसलिए अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। जितना काम किया है उसका हिसाब ले लो, और आज के बाद यहाँ अपना चेहरा मत दिखाना, समझे तुम? अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनकर कमलेश अंदर से टूट जाता है। तभी कमलेश बोलता है, ठीक है मालिक, तुमने जो नाइंसाफी की है ना मेरे साथ, देखना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। ठीक है, ज्यादा बकबक मत कर और यहाँ से निकल। हट हट हट। ये सब सुनकर कमलेश वहां से चुपचाप घर जाने लगता है, और घर पहुंचते ही उसकी बीबी कोमल कहने लगती है, क्या हुआ जी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? लगता है आपका धंधा बहुत अच्छा गया है, और इससे तो आपको खुश होना चाहिए। पर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अरे कोमल, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। आज मेरे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी? कैसी नाइंसाफी? वो दरअसल क्या है कि आज मालिक ने मुझे बिना किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया। मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, और मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा हूं। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, और मुझे तुरंत वहां से जाने को कह दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं और घर कैसे चलाऊं। अरे, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहा है, और जो मेहनती और ईमानदार होता है ना, उसका बुरा कभी नहीं होता। हो सकता है आज मुश्किल समय हो, लेकिन यही समय आपको आगे कुछ बड़ा करने का मौका भी देगा। आप हिम्मत मत हारिए, हम दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे, और एक दिन आप उन लोगों को दिखा देंगे कि असली काबिलियत क्या होती है। हाँ कोमल, वो तो मैं समझ रहा हूं, पर हम अभी करेंगे तो करेंगे क्या? ऊपर से मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। क्यों ना हम भी अपना ठेला लगाएं? वैसे भी आपके हाथ का खाना तो सबको पसंद है, और हम अपना खुद का ठेला लगाएंगे तो हमारा ही फायदा होगा इसमें, और सब लोग आपके यहाँ ही खाने आएंगे। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो कोमल। ठीक है, चलो, जो बचा कुचा पैसा है उससे एक ठेला खरीद लेंगे, और बाकी पैसों से मटन खरीदकर अपना खुद का ठेला लगाएंगे। फिर देखता हूं हमें कौन रोकेगा। अगली सुबह कमलेश ठेला खरीदकर मटन वाले के पास पहुंचता है, और मटन वाले से कहने लगता है, अरे हिमताज भैया, 1 किलो मटन कितने का है भैया? वो दरअसल क्या है कि मुझे आपके यहाँ से 10 किलो मटन लेके जाना है, इसलिए थोड़ा भाव कम लगाना। कमलेश भाई, आपको क्या बताऊं, मटन के भाव आसमान छू रहे हैं। 1 किलो मटन का दाम 500 रुपए है।
आप अगर 10 किलो मटन लोगे तो आपका 5,000 रुपये हो जाएगा। क्या कहा? 5,000? ना बाबा ना, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। मैंने सारा पैसा अपने ठेले पर लगा दिया। अरे देखो ना हिमताज भैया, कुछ उधार में दे सको तो, क्योंकि मैं अपना खुद का ठेला लगाने वाला हूं, इसी कारण। और ऊपर से आज मेरा पहला दिन है और मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मेरा पूरा पैसा हो जाएगा आपको मैं लौटा दूंगा। भैया मुझे माफ कर देना यार, वो दरअसल पिताजी ने मुझे उधार में देने से मना किया है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सुनना चाहो तो। बताओ, मैं तुम्हें एक मस्त उपाय बताऊंगा। उपाय? कौन सा उपाय? बताओ, हम भी जरा सुने तो। भैया मैं ये कह रहा था कि क्यों ना आप चिकन लेके अपना धंधा शुरू करो, क्योंकि इस मौसम में चिकन का भाव बहुत कम है और आपके आधे पैसों में भी आपका काम हो जाएगा। हाँ, वैसे तुम्हारा सुझाव बुरा भी नहीं है। ठीक है हिमताज भैया, मुझे 10 किलो चिकन दे दो। वैसे भी इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। तभी कमलेश चिकन लेकर घर की तरफ जाने लगता है और घर पहुंचते ही कमलेश की बीवी कोमल कमलेश को देखकर कहने लगती है, अरे जी, आप आ गए। बताइए, मटन ले आए ना? आज तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर शानदार मटन चावल बनाएंगे और आपके ठेले की शुरुआत धूमधाम से करेंगे। लेकिन ये क्या, आप चिकन लेकर आए हैं? मटन कहाँ है? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बताइए तो सही। अरे कोमल, क्या बताऊं तुम्हें, मटन के दाम इतने ज्यादा थे कि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे, इसलिए मजबूरी में मुझे चिकन लेने पड़े। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर सोचा कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। इसलिए मैं सोच क्यों ना हम चिकन चावल बेचना शुरू कर दें। चिकन चावल? मुझे नहीं लगता कोई हमारे यहाँ चिकन करी खाने आएगा, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग पहले से ही चिकन चावल बेच रहे हैं। हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। शायद ये सही कह रही है कोमल, पर हम बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, वो भी चिकन वाले आइटम में। तभी कुछ देर कोमल सोचती है और अचानक बोलती है, आइडिया, क्यों ना हम चिकन करी और उसके साथ पराठा बेचना शुरू कर दे, क्योंकि बाजार में किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा। इस तरह हमारा धंधा भी चल पड़ेगा। अरे कोमल, तुम्हें तो मैं मान गया, क्या मस्त सुझाव दिया है। ऊपर से चिकन करी और पराठा बनाना तो बहुत आसान है, और ऊपर से हमारा पैसा भी बच जाएगा और अच्छी खासी आमदनी भी हो जाएगी। ठीक है जी, आप कल से चिकन करी और पराठा बेचना शुरू कर दो। वैसे भी आपको तो बेचने का 10 साल का तजुर्बा है ही। अगली सुबह होते ही कमलेश पूरे मन और दिल से चिकन करी और पराठा बनाने लगा, और बनाने के बाद कमलेश ठेला लेकर एक बाजार के कोने में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आओ भाई आओ, भूख लगी हो जोर। कमलेश भाई का ठेला, आया ले आया स्वाद का जोर। गर्मा गर्म चिकन करी और पराठा नरम नरम। एक बार खाओगे तो बोलोगे, भैया थोड़ा और गरम। जेब पे हल्का, स्वाद में भारी। खा के बोलोगे, वाह क्या तैयारी। कमलेश की शायरी सुनकर उसके यहाँ 2 आदमी आते हैं और कमलेश को देखकर कहने लगते हैं, अरे कमलेश भाई, मानना पड़ेगा, शायरी तो बहुत अच्छा गाते हो। वैसे आप तो धनराज के ढाबे पे काम करते हैं, फिर यहाँ अचानक क्यों? हाँ भाई, आपने सही पहचाना। वो दरअसल क्या है कि किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया और मुझे वहां से निकाल दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने अपना खुद का ठेला शुरू कर दिया है, और अब देखना, यही छोटा सा ठेला एक दिन बड़ा नाम बनाएगा। अरे ये तो तुमने बढ़िया काम किया। वैसे तुम्हारे यहाँ से बहुत मस्त खुशबू आ रहा है। तुम बेच क्या रहे हो कमलेश, जो हमें यहाँ तक खींच लाया? मैं चिकन करी और उसके साथ पराठा बेच रहा हूँ। बताओ आप दोनों को कितने प्लेट लगाऊं? वाह वाह। वैसे कमलेश भाई, एक प्लेट चिकन करी और पराठा कितने का है? मैं चिकन करी और पराठा बस 50 रुपए प्लेट बेच रहा हूँ। एक ही प्लेट में आपका पेट भर जाएगा। एक काम करो, हमें दोनों को एक एक प्लेट चिकन करी और पराठा दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है और अभी हम अपने आप को रोक नहीं सकते। और देरी मत करो, फटाफट लगा दो जरा। हाँ भाई हाँ, आपके लिए स्पेशल चिकन करी और पराठा तुरंत लगाता हूँ।
तभी कमलेश दोनों को एक एक प्लेट चिकन करी और पराठा देता है। तभी दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं और खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे कमलेश भैया, मान गए गुरु आपको। क्या बेहतरीन चिकन करी बनाई है, वाह मजा आ गया। मेरी बीवी जब भी चिकन करी बनाती है वो एकदम पानी जैसी और बेस्वाद बना देती है। कमलेश, तुम अपना नुस्खा तो बताओ, क्या जादू करते हो जो इतना बेहतरीन बना देते हो? अरे भैया, वो तो बस 10 साल का तजुर्बा है खाना बनाने का, और कुछ नहीं। और मुझे अच्छा लगा कि आपको इतना पसंद आया। और हाँ भैया, अगर आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनेगा तो मेरे यहाँ आ जाना, आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है कमलेश, मैं ये बात याद रखूंगा। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और देखते ही देखते कमलेश के यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सस्ता होने के कारण सब कमलेश के पास ही आ रहे थे और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही कमलेश का सारा चिकन करी और पराठा खत्म हो जाता है और कमलेश खुश होकर भर जाने लगता है। और घर पहुँचते ही कोमल कमलेश को देखकर कहने लगती है, अरे जी, आप आ गए। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है आज ठेले पर अच्छा खासा कमाई हुई है। बताइए ना, कितनी कमाई हुई और लोगों को आपका चिकन करी और पराठा पसंद आया या नहीं? मैं तो सुबह से यही सोच रही थी कि आपका पहला दिन कैसा गया होगा। अरे कोमल, क्या बताऊं तुम्हें, आज तो कमाल ही हो गया। सुबह से लेकर शाम तक इतनी भीड़ लगी कि मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों को मेरी चिकन करी और पराठा इतनी पसंद आई कि बार बार वही खाने वापस आ रहे थे। देखते ही देखते सारा सामान खत्म हो गया और आज की कमाई भी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। सच कहूं तो आज पहली बार लगा कि हमने सही फैसला लिया है, और अगर ऐसे ही मेहनत करते रहें तो एक दिन हमारा ये छोटा सा ठेला बहुत बड़ा बन जाएगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा था ना कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब देखना, धीरे धीरे आपका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा और लोग दूर दूर से आपके ठेले पर खाने आएंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और स्वाद में कभी कमी मत आने देना। एक दिन हम भी अपना बड़ा सा ढाबा खोलेंगे और तब सब लोग कहेंगे कि यही वो कमलेश है जिसने एक छोटे से ठेले से शुरुआत करके इतना बड़ा नाम बना लिया। अगली सुबह होते ही कमलेश फिर से अपना ठेला लगाकर चिकन करी बेचना शुरू कर देता है और तभी देखते ही देखते उसके यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। और ऐसा ही मेहनत करते करते 3 महीने बीत जाता है और कमलेश की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। पर दूसरी तरफ धनराज का धंधा पूरा सुनसान हो गया था। धनराज मन ही मन सोचने लगता है, अरे आजकल लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले तो मेरे ढाबे पर इतनी भीड़ लगी रहती थी कि संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब तो पूरा ढाबा खाली पड़ा रहता है। लगता है मुझे जाकर ही देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ये बोलकर धनराज वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में जाते जाते वो देखता है कि कमलेश ने अपना ठेला खोल दिया है और वहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है। जब वहाँ सारा भीड़ कम हो जाता है तभी वो कमलेश के पास जाता है और कमलेश धनराज को देखकर कहने लगता है, अरे धनराज भाई, आप यहाँ? लगता है आप मेरे यहाँ चिकन करी और पराठा खाने आए हो। बताओ आपको कितने प्लेट लगाऊं? अरे चुप कर बे, अपने आप को क्या समझ रखा है तूने? लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। मैं यहाँ तेरे गंदे हाथ का बनाया हुआ चिकन करी खाने नहीं आया हूँ। मैं तो तुझे चेतावनी देने आया हूँ कि तेरे वजह से मेरे यहाँ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए तू यहाँ से जल्द निकल जा, वरना तेरी खैर नहीं। अरे धनराज भाई, आप ये क्या बात कर रहे हो? ये रास्ता क्या आपके बाप ने बनाया है क्या, जो मुझे आप बोल रहे हो कि यहाँ से निकल जाऊं? आप बड़े हो इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं। तभी धनराज चुपचाप अपने घर जाने लगता है और घर पहुँचते ही मन सोचने लगता है, अरे ये तो कमलेश ने हद ही कर दी। मेरे ही सामने मुझे जवाब दे रहा था। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइडिया, जिस दुकान से चिकन लेता है उस दुकान वाले को ज्यादा पैसा देकर उसे सड़ा हुआ चिकन खिलवाऊंगा और पुलिस इंस्पेक्टर साहब को जाकर उसके खिलाफ झूठी साजिश दे दूंगा। मुझे पता था, मैं हमेशा जीनियस हूँ। ये बोलकर धनराज चिकन वाले के पास जाता है और उसको ज्यादा पैसा देकर सारी बात बता देता है और चला जाता है।
तभी अगली सुबह जब होते ही कमलेश चिकन लेकर अपना ठेला लगाता है, तभी धनराज पुलिस को सारी बात बता देता है और पुलिस कमलेश के ठेले के पास आकर कहने लगता है, अरे कमलेश, मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम लोगों को सड़ा हुआ मीट से चिकन करी खिला रहे हो और तुम्हारे कारण लोग अस्पताल में बीमार पड़े हैं। अरे साहब, ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस सबको ताज़ा ताज़ा चिकन करी खिलाता हूँ। और हाँ, आज तक मेरे खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं आई है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक प्लेट खाकर देखिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना ही कह रहे हो तो मुझे एक प्लेट लगाओ, मैं भी चखूं जरा। तभी कमलेश इंस्पेक्टर साहब को एक प्लेट चिकन करी और पराठा दे देता है। इंस्पेक्टर साहब एक बाइट खाते ही कहने लगे, थू थू, इसका तो बहुत गंदा टेस्ट है। ऐसा लग रहा है जैसा कुछ सड़ा हुआ चीज खा रहे हैं। सच सच बता, ये चिकन कहाँ से लाया है? मुझे लगता है ये किसी की साजिश है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक काम करो, आप मेरे साथ हिमताज के यहाँ चलो, क्योंकि मैं उसी से ही चिकन खरीदा करता हूँ। तो गलती उसकी है ना सर? अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे जल्द से जल्द उसके यहाँ ले चलो। तभी कमलेश इंस्पेक्टर को हेमताज के यहाँ लेकर जाता है और हेमताज पुलिस को देखकर घबरा जाता है और इंस्पेक्टर साहब हेमताज से कहने लगते हैं, क्या रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू दूसरों को सड़ा हुआ मीट बेचेगा? आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चल मेरे साथ थाने, तू चल फटाफट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने बस धनराज के कहने पर किया हूँ। उसी ने मुझे ज्यादा पैसा दिया था और बोला था कि कमलेश को सड़ा हुआ मीट देने के लिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। अच्छा, तो ये सारी चाल धनराज का है, अब समझ में आया। वो भी इंस्पेक्टर साहब धनराज को लेकर थाने में डाल देते हैं और इधर दूसरी तरफ कमलेश खुशी खुशी अपना ठेला लगाने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूसरे को काम देकर हमें जलना नहीं चाहिए।